फाइनली आप सभी को जय हिंद। मेरे इस प्यारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आप लगातार देख रहे हैं कि इस चैनल से जीके जीएस का सीरीज दिया जाता है जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। ये किस किस एग्जाम को टारगेट कर कर बनाया जाता है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये खासकर बीपीएससी शिक्षक भर्ती, बिहार पुलिस, दरोगा, बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस जैसे एग्जामों के लिए और बिहार एसएससी जैसे एग्जामों के लिए टारगेट कर कर वीडियो बनाया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि जो परीक्षाओं में कोई भी एग्जाम हो, अगर उसमें जीके जीएस का सवाल बनता है, जीके जीएस का अगर सवाल बनता है तो एक बार इस वीडियो को देखने की आवश्यकता आपको जरूर पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे औरों की जगह बेहतर कंटेंट दिया जाता है और फुल उस क्वेश्चंस को फुल डिस्कशन के साथ दिया जाता है। तो चलिए आपकी समय की बर्बादी ना करते हुए एक मोटिवेशनल कोट से शुरुआत करते हैं कि न थकान होनी चाहिए न हार होनी चाहिए, बस जीत के लिए निकले हो तो जीत होनी चाहिए। इतनी शिद्दत से करो परिश्रम कि हार भी शर्म से हार जाए। क्या न थकान होनी चाहिए न हार होनी चाहिए, जीत के लिए निकले हो तो बस जीत होना चाहिए। इतनी शिद्दत से करो परिश्रम कि हार भी शर्म से हार जाए। तो मेहनत हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना है, हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना है, और इस दुनिया में धैर्य तो भाई बनाए ही रखना पड़ेगा आपको। तो चलिए आपकी समय की बर्बादी ना करते हुए सबसे पहला सवाल से शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा हो कि रेड डाटा बुक क्या है। रेड डाटा बुक को जारी करता है IUCN। इसका मतलब क्या है? तो इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर होता है। और इसकी जो रेड डाटा बुक जारी हुआ था सबसे पहले 1964 में सबसे पहले जारी हुआ था। और रेड डाटा बुक में क्या होता है, तो जो भी संकटग्रस्त प्रजातियां हैं, जो भी जीव या वन्य जीव जो भी है, वन्य जीव जो भी संकटग्रस्त परिस्थिति में है उसको रिकॉर्ड करने का काम करता है कौन? रेड डाटा बुक। तो रेड डाटा बुक को जारी करने वाली संस्था का नाम है IUCN, यानी इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर। और रेड डाटा बुक में जो संकटग्रस्त जो भी वन्य जीव है उसको इसमें रिकॉर्ड करने का काम करता है कौन? रेड डाटा बुक। चलिए हम लोग सेकेंड नंबर सवालों की ओर आगे बढ़ जाते हैं। सेकेंड नंबर सवाल कहता है कि डांडी यात्रा कब से कब तक चला था। तो डांडी यात्रा को नमक कानून भी बोलते हैं या नमक यात्रा भी बोलते हैं। और ये 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक चला था। इसे नमक कानून भी बोला जाता है, नमक यात्रा भी बोला जाता है। और इसमें टोटल 78 लोग थे। अगर गांधी जी को जोड़ देवल जाए तो ये हो जाएगा टोटल 79। तो डांडी यात्रा को ही नमक कानून यात्रा भी बोलते हैं। ये 12 मार्च 1930 से शुरू हुआ था और 6 अप्रैल 1930 तक चला था। और इसमें 78 लोग थे, गांधी जी को मिला दिया जाए तो 79 हो जाएगा। इसमें एक अंग्रेजी पत्रकार गया था जिसका नाम था वेब मिलर, जिसका क्या नाम था? वेब मिलर नाम था। और टोटल 285 किलोमीटर यात्रा तय किया गया था, 285 किलोमीटर यात्रा तय किया गया था। यह साबरमती से लेकर कुल डांडी तक चला था। और यहीं पर जाकर नमक कानून को बनाकर नमक कानून को उल्लंघन किया गया था गांधी जी के द्वारा। तो डांडी यात्रा क्या था आपको यहां से इस डिस्कशन से आपको पता चल गया होगा। चलिए तीसरा नंबर सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। तीसरा नंबर सवाल कहता है कि टैक्सोल रसायन का उपयोग किया जाता है किस रोग में किया जाता है। तो देखिए टैक्सोल रसायन जो है ये हिमालय यव के पौधे, हिमालय यव के नामक पौधा से टैक्सोल नामक रसायन निकाला जाता है। और इसका प्रयोग कैंसर के उपचार में करते हैं। किसके उपचार में? कैंसर के उपचार में करते हैं। और ये टैक्सोल नामक जो रसायन हिमालय यव पौधा से मिलता है, ये खासकर हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश क्षेत्रों में पाया जाता है। हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश क्षेत्रों में पाया जाता है। और टैक्सोल रसायन का उपयोग कैंसर के उपचार में करते हैं हम लोग। इसके बाद यहाँ पे एक और सवाल फिर बन जाए कि बताइए जो टैक्सोल नामक जो रसायन है ये तक कैंसर से संबंधित है, लेकिन कुनैन जो है ये किससे संबंधित है? तो कुनैन के पौधा जो है, कुनैन जो दवा ये चिनकोना पौधा से निकाला जाता है। और इसका प्रयोग मलेरिया के उपचार में करते हैं। किसका उपचार में? मलेरिया के उपचार में करते हैं। और यहीं पे पूछ देगा कि भारत में आयुर्वेद का जनक कौन है? आयुर्वेद का जनक, तो भारत में आयुर्वेद का जनक है चरक है। भारत में आयुर्वेद का जनक कौन है? तो भारत में आयुर्वेद का जनक है चरक। चलिए चौथा नंबर सवालों की हम लोग आगे बढ़ जाते हैं।
चौथा नंबर सवाल का था कि टिस्को की स्थापना कब हुआ था। तो टिस्को का मतलब क्या है, टाटा आयरन स्टील कंपनी। टिस्को का मतलब होता है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। इसकी स्थापना 1907 में हुआ था, जमशेदपुर में हुआ था। कहां पे हुआ था, जमशेदपुर में हुआ था। और जमशेदपुर कहां पड़ता है, तो झारखंड में पड़ता है। और किसके द्वारा स्थापना किया गया था, तो जमशेद जी टाटा के द्वारा। जमशेद जी टाटा के द्वारा जमशेदपुर 1907 में टिस्को की स्थापना किया गया था। उसके बाद हेप्स की स्थापना कब हुआ, यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना, तो ये भी जमशेदपुर में जमशेद जी टाटा के द्वारा 1910 में किया जाता है हेप्स की स्थापना, और टिस्को की स्थापना 1907 में किया जाता है। चलिए 5वां नंबर सवाल हो, हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। 5वां नंबर सवाल का था कि रेगुर मृदा को और किस नाम से जाना जाता है। तो रेगुर मृदा को ही काली मिट्टी का नाम दिया जाता है, काली मृदा को नाम दिया जाता है। और ये जो काली मिट्टी है ये कपास के लिए उपयुक्त मानी जाती है, इसीलिए इसे कपासी मृदा भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, कपासी मृदा भी बोलते हैं। और ये काली मिट्टी खासकर महाराष्ट्र गुजरात जैसे राज्यों में पाया जाता है। तो रेगुर मृदा का नाम काली मृदा है, इसमें कपास के लिए उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है, इसलिए इसे कपासी मिट्टी भी कहते हैं। और ये खासकर महाराष्ट्र गुजरात जैसे राज्यों में पाया जाता है। चलिए 6ठा नंबर सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। 6ठा नंबर सवाल का था कि खून के बदला खून किस समिति का नारा था। तो खून के बदला खून जो है ये अनुशीलन समिति का नारा था, अनुशीलन समिति का नारा था, अनुशीलन समिति का नारा था। और अनुशीलन समिति की स्थापना 1907 में हुआ था। और अनुशीलन समिति किसको कहते हैं, तो जो भी लोग अरविंद घोष की बातों का, अरविंद घोष किसका बात, अरविंद घोष, तो जो भी समिति अरविंद घोष के बातों का अनुसरण करता था, मानता था, उन लोगों ने एक समिति का गठन किया जिसका नाम पड़ा अनुशीलन समिति। और ये अनुशीलन समिति जो था ये एक क्रांतिकारी संगठन था, क्रांतिकारी समिति था। और इसकी स्थापना करते अरविंद घोष 1907 में। और अनुशीलन का मतलब ये होता है जो अरविंद घोष के बातों को जो अनुसरण करता है, जो मानता है। इसका नारा था खून के बदले खून। इसकी 3 प्रमुख शाखा को आप लोग याद रखिएगा। पहला शाखा 1902 में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में स्थापना होता है, और दूसरा 1902 में कोलकाता में होता है, और तीसरा पटना में बनता है, 1913 में स्थापना होता है। और इसका करने वाले हैं सचिंद्रनाथ सान्याल, सचिंद्रनाथ सान्याल। ये पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की स्थापना होती है। चलिए 7वां नंबर प्रश्नों की ओर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। 7वां नंबर सवाल का था कि सबसे अधिक लवणता वाली झील कौन सी है। तो सबसे अधिक लवणता वाली झील भारत में देखा जाए तो सबसे अधिक लवणता वाली झील अगर भारत में देखा जाए तो भारत में है सांबर झील। कौन झील, सांबर झील। ये कहाँ पड़ता है, राजस्थान में। अगर दुनिया में देखा जाए, वर्ल्ड में देखा जाए तो दुनिया में हो जाएगा वॉन झील, वॉन झील। ये कहाँ पड़ता है, तो तुर्की में पड़ता है। उसके बाद सबसे अधिक, भारत की सबसे अधिक मीठे पानी का झील तो वो हो जाएगा कौन सा, बुलर झील, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है। और दुनिया का सबसे मीठे पानी का झील तो हो जाएगा सुपीरियर झील, जो कि कहाँ पड़ता है, ये सुपीरियर झील हो जाएगा। और दुनिया की सबसे खारे पानी का झील अगर पूछ दे तो फिर हो जाएगा कौन सा झील, तो कैस्पियन सागर झील हो जाएगा। ठीक है। और अब विश्व का एकमात्र या फिर एशिया का एकमात्र खारे पानी का झील है और एशिया का एकमात्र लैगून झील है चिल्का झील। कौन झील, चिल्का झील, जो कि कहाँ पड़ता है, उड़ीसा में पड़ता है। चलिए 8वां नंबर प्रश्नों की ओर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। 8वां नंबर सवाल का आता है कि नंदन कानन वन्य जीव अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। तो देखिए नंदन कानन जो है ये उड़ीसा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, उड़ीसा में पड़ता है। ये सफेद बाघ के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, सफेद बाघ के लिए प्रसिद्ध है। उड़ीसा में ये एक है सिमलीपाल, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जो है ये उड़ीसा में है। ये हाथी के लिए प्रसिद्ध है। और गिर राष्ट्रीय उद्यान जो कि गुजरात में पड़ता है, ये एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। और एक है कच्छ का रण, ये भी गुजरात में पड़ता है। और ये क्या बोल सकते हैं, जंगली गधा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, जंगली गधा के लिए प्रसिद्ध है। चलिए 9वां नंबर सवालों की हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। 9वां नंबर सवाल का था कि जवाहर सागर बांध किस नदी पर है। देखिए जवाहर सागर बांध, उसके बाद हो जाएगा राणा
प्रताप सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, तो हो जाएगा गांधी सागर बांध, गांधी सागर बांध। तो जवाहर सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, गांधी सागर बांध, ये तीनों जो है, ये तीनों बांध चंबल नदी पर है। किस नदी पर है? चंबल नदी पर है। तो जवाहर सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, गांधी सागर बांध किस नदी पर है? चंबल नदी पर। और नागा अर्जुन जो बांध है ये है कृष्णा नदी पर। किस नदी पर? कृष्णा नदी पर। अलमाटी बांध किस नदी पर है? तो अलमाटी बांध भी है कृष्णा नदी पर। तो चलिए इस सीरीज का लास्ट प्रश्न 10वां नंबर की ओर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। 10वां नंबर सवाल कहता है कि किस वंश के काल में सोने का सर्वाधिक सिक्का चला था? तो इसका आंसर हो जाएगा गुप्त काल। इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुप्त काल। और गुप्त काल का जो संस्थापक है वो है श्रीगुप्त। कौन है? श्रीगुप्त, श्रीगुप्त। लेकिन वास्तविक संस्थापक इनको माना जाता है, तो वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है, चंद्रगुप्त प्रथम को। और गुप्त वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था कौन? तो चंद्रगुप्त द्वितीय था, जिनको विक्रमादित्य का उपाधि मिला था, विक्रमादित्य का उपाधि मिला था। और गुप्त काल में सोने को क्या कहा जाता था? तो सोने को दीनार कहा जाता था और चांदी को रूपक कहा जाता था। गुप्त काल में चांदी को रूपक और सोने को दीनार कहा जाता था। और सर्वाधिक सोने का जो सिक्का चला था वो गुप्त काल में ही चला था। और श्री गुप्त, और ये इसमें एक आता है कुमार गुप्त। कुमार गुप्त जो थे, कुमार गुप्त प्रथम, यही जो थे नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना किए थे। तो आज को हम सीरीज को यहीं पे समाप्त करेंगे। अगर वीडियो पसंद आता है तो आपको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। इसी तरह के सीरीज के साथ आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।